ठंड में मायके आकर मैंने गलती कर दी। क्या बहू, तूने जरा सी बात का बतंगड़ बनाकर रख दिया है। इतनी बड़ी तो बात भी नहीं हुई है। अच्छा माँ जी, आपकी बेटी तो कुछ भी करे, आपको उसकी बात बड़ी लगती ही कब है। अभी मैं जरा सा ऊंचा बोल जाऊं तो आप मेरा गला घोंटकर मेरी जान निकाल देंगी। भाभी, हद में रहिए जरा। अभी आप मेरे ऊपर भड़क रही थी तो मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन अगर आप माँ से ऊंची आवाज में बोली तो फिर मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरी भाभी हो। हाँ, आप दोनों माँ बेटी एक तरफ और मैं अकेली एक तरफ। तुम्हें तो मुझसे झगड़ने का बस मौका चाहिए। भाभी, क्या बोले जा रही हो आप? मौका मुझे नहीं, आपको चाहिए। गलती से मुझसे जरा सा आपके ऊपर पानी क्या अच्छा लग गया, आपने तो फजीता बना कर रख दिया है। फजीता मैंने नहीं, तुमने बनाया है। और हाँ, वो पानी भी गलती से नहीं छलका था, वो पानी तुमने जानबूझकर मेरे ऊपर गिराया था, समझ आया? लेकिन मैं भी कुछ कम थोड़ी हूँ, आपके अत्याचार झेलने को नहीं हूँ मैं चली अपने मायके। सिया ने ऐसे बोलकर अपना बैग उठाया और वो अपनी ससुराल से सीधा अपने मायके आने को निकल गई। अरे वाह, यही तो मैं चाहती थी। अच्छा मौका मिल गया मुझे तो लड़कर। अब कम से कम मायके तो चली जाऊंगी, ऐसे किसी को शक भी नहीं होगा कि मैं सर्दी में कामों से बचने को मायके आई हूँ। सिया जानबूझकर छोटी सी बात का बतंगड़ बनाकर घर से निकली थी ताकि उसे ससुराल में सर्दी में घर के काम न करने पड़े और वो लड़ाई के बहाने से अपने मायके में सुकून से रह सके। सिया सुरेखा की बहू थी जो थोड़ी सी कामचोर सी थी। उसके ससुराल में बस उसकी एक ननद और सास ही थी, लेकिन उनके काम भी उसे करने भारी पड़ते थे। कुछ ही देर में वो ऑटो से छोटा सा रास्ता तय करके अपने मायके पहुंच गई। सिया, सिया बेटा, तू ऐसे अकेले क्यों आई? तेरी सास बेचारी तेरी चिंता कर रही थी, बोल रही थी कि गुस्से में तू अपने ससुराल से आई है। हाँ माँ, गुस्से में ही आई हूँ। अंदर चलो, तुम्हें सारी बात बताऊंगी। सिया अपनी माँ को घर के अंदर ले गई और फिर उसने पूरी बात बताई। लेकिन बेटा, हो भी तो सकता है तेरी ननद से वो पानी गलती से ही छलका हो, तुझे ऐसे नहीं करना चाहिए। नहीं माँ, वो पानी गलती से नहीं छलका था, मैं जानती हूँ अपनी ननद को, उसने जानबूझकर मेरे ऊपर पानी डाला होगा। वो चाहती ही थी ऐसा कि सर्दी में मेरे ऊपर ठंडा पानी पड़े और मैं भीगकर बीमार हो जाऊं। अच्छा चल, अच्छा किया जो तू मेरे पास आ गई। तेरी भाभी भी ना सर्दी में काम करने से बड़े नखरे दिखाने लग गई है। अब तू आ गई है तो जरा मेरी भी थोड़ी सी मदद हो जाएगी। चल आजा सिया, मेरे ना अलमारी में कपड़े बुरे तरीके से रखे हुए हैं, चल मेरे साथ इनको जोड़ी से लगवा दे। जी। अरे नहीं, मायके में तो आते ही माँ ने काम पर लगा दिया। ये मुझे खतरे की घंटी सी क्यों लग रही है? सिया, कहाँ खो गई? क्या? कहाँ? कुछ नहीं माँ, वो मैं तो बस। ज्यादा ससुराल के बारे में मत सोच, जो होना था वो हो गया। अब तू अपने मायके आ गई है तो बस तू यहाँ खुश रहना। आजा, कपड़ों में दिमाग लगा लेगी तो तेरा ध्यान बढ़ जाएगा। गीता ने ऐसे बोलकर सिया को अपने साथ काम में लगा लिया। कुछ देर तक कपड़ों को ठीक से जोड़ी से लगाने के बाद सिया बोली, माँ इस काम में तो उंगलियां बिल्कुल ठंडी पड़ गई। सही कहा, कोई ऐसा काम करो तो हाथ सर्दी में ठंडे हो जाते। एक काम कर, अपने और मेरे लिए चाय बना ला, अच्छा लगेगा पीकर। जी। सिया बेचारी एक काम निपटाकर रसोई में आई और चाय बनाने लगी। ये क्या बात हुई, मैं ससुराल से आई हूँ और मुझे अपनी चाय भी खुद ही बनानी पड़ रही है। मैं घर आ गई। अरे वाह, दिशा आ गई। अब मैं कुछ देर को चाय पीकर कंबल में लेट जाऊंगी, माँ बाकी के काम मुझसे करवा लेंगी। सिया अपनी छोटी बहन के घर आ जाने से खुश हो गई। कुछ देर बाद जब वो चाय बनाकर और पीने के बाद कंबल में लेटने को चली तो उसके पास दिशा आई। दीदी, किस तैयारी में हो? कुछ नहीं दिशा, बस कुछ देर कंबल में आराम करने को सोच रही थी। दीदी, कितने दिन बाद तो आप मायके आई हो, उसमें भी आप लेटने को सोच रही हो? क्या बात है, देखो ना दीदी, किचन में कितने सारे बर्तन पड़े हुए हैं। मेरा कल एग्जाम है, जाकर उन्हें धो दो ना। क्या? मेरा मतलब दिशा, मैंने अभी काफी काम किए हैं, तू ही बर्तन धो लेना या फिर भाभी को बोल दे। दीदी, भाभी की तबीयत सही नहीं है और वो अपने कमरे में लेटी हुई है। और आगे बात रही मेरी, तो मेरा एग्जाम है, मैंने अभी अभी आपको बताया है, तो बची घर में आप। अब आप आ गई हो तो अपनी बहन का ये छोटा सा काम नहीं कर सकती हो? हाँ, अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ। सिया बेचारी अभी 1 मिनट को भी आराम से नहीं बैठी थी जो उसे जाकर बर्तन धोने पड़ गए। उसका आज का दिन मायके में ऐसे ही गुजरा। रात का खाना भी सिया को ही बनाना पड़ा क्योंकि उसकी भाभी की तो तबीयत खराब थी। सारा काम मेरे ही कंधों पर आ गया यहाँ का। तो लगता है सर्दी में मायके आकर मैंने गलती कर दी, लेकिन अब तो ससुराल से भी लड़ाई हूँ, वहां भी नहीं जा सकती। सिया, तुझ पर ये तेरी गलती भारी पड़ गई। सिया बेचारी को रात को ही बिस्तर में घुसने का मौका मिला। ऐसे ही 2-4 दिनों का सिलसिला जारी रहा।
सिया की भाभी उसके आ जाने से काफी बेफिक्र हो गई थी। रोज की ही तरह आज भी सिया रसोई में बर्तन धो रही थी कि उसकी भाभी सोनल उसके पास आई। सिया, काम हो गया क्या? हाँ भाभी, बस बर्तन धुल ही गए हैं। ठीक है, तो जब ये बर्तन पूरे हो जाएं तब तुम जरा बाजार से मूली ले आना। वो क्या है ना, तुम्हारे भाई का फोन आया था, उनका मूली के पराठे खाने का मन हो रहा है। क्या कहा भाभी? मूली? भाभी देखिए, बाहर बहुत ज्यादा सर्दी है, मैं नहीं जा पाऊंगी। ठीक है, तो मैं मूली ले आती हूँ, लेकिन फिर तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा। अरे नहीं, मुझे बनाना होगा। नहीं भाभी, मैं ले आऊंगी, आप फिक्र मत कीजिए। सिया बेचारी रसोई से बचने को बाहर सर्दी में मूली लेने को आ गई। बहुत सर्दी है, जल्दी से घर पहुंच जाऊं तो फिर भाभी को बोलकर चाय बनवाऊंगी और आराम से कंबल में पीऊंगी। सिया बेचारी ऐसे ही सोचते हुए घर को आई। ये क्या है, इतनी सारी चप्पल? कोई आया हुआ है क्या? सिया ने घर जाकर देखा तो घर में मेहमान आए हुए थे। सिया बेटा, तू बाजार से आ गई, देख जरा मेहमान आए हुए, उनके लिए नाश्ते का इंतजाम कर दे। जी, मैंने क्या क्या सोचा था और क्या हो रहा है। बेचारी सिया को सभी के लिए नाश्ते पानी का इंतजाम करना पड़ा और उसके बाद उसे उस नाश्ते के बर्तन भी धोने पड़े। लेकिन अब बस इतने सबसे सिया परेशान आ गई थी। वो अपने कमरे में गई और बस अब बहुत हुआ। सर्दी में मायके आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मुझे वापस अपने ससुराल जाना है, लेकिन कैसे? सोच सिया, कुछ सोच। अरे हाँ, सिया को ससुराल जाने का एक आइडिया मिल गया। वो अपनी माँ को बताकर बिना कुछ सामान लिए अपने ससुराल पहुंच गई। अरे बहू, आ गई तू? आ गई, लेकिन रहने नहीं आई हूँ। कुछ सामान मेरा रह गया था, उसे लेने आई हूँ। सिया ऐसे बोलकर कमरे में पहुंच गई कि तभी उसकी चीख की आवाज आई। माँ, ये कैसी आवाज थी? अरे नहीं, तेरी भाभी आई थी, चलकर देख बानी। दोनों माँ बेटी भागकर कमरे में आई। कमरे में उन्होंने देखा कि सिया अपना पाँव पकड़े पड़ी हुई थी। बहू, क्या हुआ? मेरा पाँव। जाइए माँ जी, झूठी हमदर्दी नहीं दिखाइए, मैं ठीक हूँ। सिया ऐसे बोलकर जैसे ही खड़ी हुई तो फिर उसने चीख मारी। भाभी, मुझे तो लगता है कि आपके पाँव में मोच आ गई है, यहाँ बैठिए। नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे जाने दो। नहीं बहू, यहाँ बैठ। अरे वाह, मेरा काम हो गया। और अब यहाँ से बिल्कुल भी मत हिलना। गुस्सा अपनी जगह है, लेकिन ऐसे कोई नहीं करता। सुरेखा की बात सुनकर सिया बेड पर ही लेट गई। अरे वाह, मेरा प्लान काम कर गया। अब किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं ससुराल आना चाहती थी। सिया अभी ऐसे सोच ही रही थी कि तभी उसकी सास उसके कमरे में एक डॉक्टर को लाई। जी डॉक्टर, यही है मेरी बहू जिसको चोट लगी है। माँ जी, आपने डॉक्टर? लाइए दिखाइए, किस पैर में चोट है? डॉक्टर के बोलने पर सिया ने उसे अपना पाँव दिखाया। डॉक्टर चेक करके बोला, कोई चोट नहीं है, यहाँ तक कि छोटी मोटी भी कोई चोट नहीं है, सब कुछ ठीक है। क्या? लेकिन डॉक्टर, आपकी बहू ने शायद आपको उल्लू बनाया। खैर, मैं चलता हूँ। डॉक्टर ऐसे बोलकर चला गया। उसके जाते ही सुरेखा ने सिया से सवाल किए। सिया, क्या था ये सब? माँ जी, वो क्यों बोला आपने झूठ? मुझे माफ कर दो माँ जी, बानी, मैं यहाँ से गई तो इसलिए थी ताकि मुझे मायके में जाकर आराम मिल जाए, लेकिन वहाँ उल्टा मेरा जाना घाटे का साबित हुआ। इसीलिए मुझे लौटने में शर्म आ रही थी तो मैंने ये किया। सिया की बात पर सुरेखा बस उसे घूरती रही, लेकिन फिर उसे अपनी बहू की नादानी पर हंसी आ गई। इस तरह घर के ये कलेश खत्म हुए और सब कुछ ठीक हो गया। बाबा, बहुत ठंड लग रही है, हम लोग घर के अंदर कब जाएंगे? अरे, मेरा तो कलेजा ठंड से कांप उठा है। मेरा हाथ। हे भगवान, आपकी तो उंगली कट गई, कितना खून निकल रहा है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है आरती, अभी तो ऐसी कई सारी चोटें लगना बाकी है। राघव अपने पूरे परिवार के साथ एक बहुत बड़े कबाड़ खाने में होता है। खुले आसमान और इस सर्दी के मौसम में सभी का शरीर ठंड से थर थर कांप रहा होता है। एक आरी की मदद से राघव पानी की टंकी के अंदर जाने का रास्ता बनाता है और पूरा परिवार उस पानी की टंकी के अंदर बैठा होता है। ऐसी भी क्या मजबूरी थी इस परिवार की, जो इन्हें इस तरह इस पानी की टंकी के अंदर कड़कड़ाती ठंड में रहना पड़ रहा था। इसे जानने के लिए हमें इस कहानी में आगे बढ़ना होगा। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? हमें सच में इस बारे में कुछ नहीं पता था। अगर पता होता तो हम सब यहाँ पर अपना घर बनाते ही क्यों? लेकिन अब हम अपना घर छोड़कर कहाँ जाएंगे? आप सब लोगों को इस जमीन पर घर बनाने से पहले इस जमीन का पता लगाना चाहिए था। आप लोगों ने डीलर से बिना जांच पड़ताल करे जमीन खरीदी और ये जमीन सरकार की। अब आप लोग, हमारी बेइज्जती हुई थी।
लेकिन साहब, हम लोग जाएंगे कहाँ? भूखे पेट रह रहकर एक एक ईंट जोड़कर हमने अपना ये एक कमरे का छोटा सा घर बनाया था। ऐसा न करिए एक गरीब परिवार पर। हमें भी आप लोगों के साथ ये सब करते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन सरकार के ऑर्डर्स के सामने हम भी मजबूर हैं। जिस जमीन पर राघव अपने परिवार के साथ एक छोटे से कमरे वाले घर में रहता था, दरअसल वो सारी जमीन सरकार के हिस्से में थी, जिसके चलते राघव के परिवार के साथ साथ और भी कई सारे परिवारों को अपना घर छोड़कर वहां से जाना पड़ता है। और अब राघव इस कड़कड़ाती ठंड में अपने पूरे परिवार के साथ सड़क पर इधर से उधर भटक रहा होता है। बेटा, बहुत ठंड है यहाँ तो। ठंड में हम लोग कहाँ भटकेंगे? अच्छा माँ बहुत ठंड लग रही है। आपके पास कुछ पैसे हैं तो हम एक किराए का घर ले लेते हैं, कम से कम इस ठंड से तो बचेंगे। अगर मेरी जेब में इतने पैसे होते तो मैं तुम सबको यूं सड़क पर लेकर क्यों भटकता। मेरी जेब में बस एक फटा हुआ 10 रुपए का नोट है, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या करूं, कहां लेकर जाऊं, तुम सबको कहां लेकर जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। पूरा परिवार चलते चलते एक बहुत बड़े कबाड़ खाने तक पहुंच जाता है, जहां पर ढेर सारा कबाड़ का टूटा फूटा पुराना सामान पड़ा हुआ था। तभी राघव की नजर इस कबाड़ में रखी हुई एक बहुत बड़ी और पुरानी पानी की टंकी पर जाती है, जिसे देख राघव सभी को लेकर उस टंकी के पास आता है। आप यहाँ इस तरह क्यों खड़े हो गए? चलिए ना, कहीं ऐसी जगह चलते हैं जहाँ ज्यादा ठंड न लगे। अगर थोड़ी देर हम यहाँ इस तरह और खड़े रहे ना तो हमारी कुल्फी जम जाएगी। कहाँ जाएंगे? कोई जगह है जहाँ जा सके? कोई ऐसी जगह नहीं है। ऐसी इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि हम सब इस टंकी में रहेंगे, कम से कम सिर छुपाने की जगह तो मिली। क्या टंकी के अंदर? लेकिन राघव बेटा, हम भला टंकी के अंदर कैसे रह सकते हैं और इसके अंदर जाएंगे कैसे? ये टंकी ज्यादा छोटी भी नहीं है, हम सब यहाँ कुछ दिन तो काट लेंगे। तब तक घर का इंतजाम नहीं हो जाता, तब तक यहीं इस कबाड़ में कोई ऐसी चीज तो होगी जिससे हम इस टंकी के नीचे की तरफ से काटकर अंदर जाने का रास्ता बना सकें। थोड़ी देर ढूंढने पर राघव को उस कबाड़ी के सामान में एक पुरानी आरी मिलती है, जिसकी मदद से राघव अब टंकी के निचले हिस्से को काटकर टंकी के अंदर जाने का रास्ता बना लेता है और पूरा परिवार ठंड से बचते हुए उस टंकी के अंदर जाकर बैठ जाता है। माँ, बहुत भूख लग रही है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। पैदल चलते चलते मेरी भूख और बढ़ गई। हाँ माँ, कुछ बना दो ना, बहुत भूख लग रही है। हमारे पास तो खाने पीने का भी सामान नहीं है और ना ही पैसे हैं। आरती, तुम सबका ध्यान रखना, मैं बाहर से कुछ इंतजाम करके आता हूँ। राघव बाहर जाकर मजदूरी का काम तलाश करता है। थोड़ी देर बाद राघव को कुछ बोरे ढोने का काम मिलता है, जिससे उसे 200 रुपए मिलते हैं और उन पैसों से राघव एक ढाबे से सबके लिए रोटी सब्जी और बाकी बचे पैसों से थोड़ा बहुत राशन ले आता है। और अब उसी को खाकर पूरा गरीब परिवार ठंड में पानी की टंकी में रात गुजारता है। अगले दिन आरती पानी की टंकी के घर के बाहर बैठकर मिट्टी का चूल्हा बनाती है और उस पर खाना बनाने लगती है। बाहर तो इतनी ठंड है, तो आप घर के अंदर खाना क्यों नहीं बना रही हो? बेटा, ये ईंट सीमेंट की टंकी नहीं है, प्लास्टिक की टंकी है। इसमें हम उठ बैठ रह सकते हैं, लेकिन खाना नहीं बना सकते। आग की वजह से सारी टंकी पिघल जाएगी, और अगर ये पिघल गई फिर हम लोग इस ठंड में कहाँ जाएंगे? कुछ दिन तो पूरा परिवार जैसे तैसे करके उस पानी की टंकी में गुजारा कर रहा था, लेकिन अब जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वैसे वैसे ठंड भी बढ़ने लगती है, जिससे प्लास्टिक की टंकी भी अंदर से काफी ठंडी रहती है। मुझे तो लगा था कि इस टंकी के अंदर थोड़ी बहुत गर्माहट रहेगी तो दिन गुजर जाएंगे, लेकिन अब तो टंकी के अंदर भी बाहर जितनी ही ठंड लग रही है। अरे लगता है बहू, कुछ दिनों के ही हम मेहमान रह गए हैं। अपने पूरे परिवार को ठंड से ठिठुरता देख राघव परेशान होकर अपनी पानी की टैंक के घर से बाहर निकलता है। कबाड़ खाने में राघव को कुछ बड़ी बड़ी पन्नी दिखती हैं, जिन्हें वो लेकर अपने पानी की टंकी के घर के अंदर लाता है और पूरा परिवार रोज रात में उन पन्नियों को ओढ़कर अपना गुजारा चलाता है। टंकी में रहने की वजह से सभी लोगों को उठने बैठने और सोने में भी दिक्कत आ रही थी। पुनीत, अपने पैर उधर करना, मुझे पैर फैलाने की भी जगह नहीं मिल रही है। पैर मुड़े मुड़े दुखने लग गए हैं। तो मैं यहाँ कौन सा क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं भी तो सुकुड़ कर बैठा हूँ। बच्चों, बस भी करो, देख रहे हो ना हम किस हालत में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम लोगों का लड़ना बंद नहीं हो रहा। चुप करके बैठ जाओ। बच्चों पर क्यों भड़क रही हो? गलती तो हमारी किस्मत की है, जो इतनी हमने खराब किस्मत पाई है।
कितने दिनों से कोशिश कर रहा हूं कि कहीं आसपास अच्छी नौकरी मिल जाए तो जल्द से जल्द तुम सभी को एक किराए के घर में ले चलो, लेकिन किस्मत इतनी खराब है कि कुछ भी नहीं हो पा रहा। रोज मुश्किल से 50 रुपए की जो दिहाड़ी होती है उसी से ही गुजारा चलाना पड़ रहा है। पूरा परिवार ठंड से ठिठुरते हुए उस पानी की टंकी में रह रहकर काफी परेशान हो चुका था, लेकिन उन लोगों के पास कहीं और रहने का कोई रास्ता नहीं बचा था और इसी तरह वो सभी लोग अपने दिन गुजार रहे थे। राघव हर रोज की तरह अलग अलग जगह पर काम की तलाश में जाता है, लेकिन कहीं भी उसे काम नहीं मिलता और उदास होकर राघव घर लौट रहा होता है कि तभी राघव रास्ते में देखता है। अरे हाँ शर्मा जी, आपका काम समय से हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। चलिए अब मैं कॉल रखता हूँ। वरुण हाथों में एक बड़ा सा बैग लिए कॉल पर बात करता हुआ गाड़ी से उतरता है कि तभी एक चोर वरुण के पास आता है और उसका बैग लेकर वहां से भागने लगता है। अरे कोई पकड़ो, चोर और चोर 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 को पकड़ो, मेरा बैग लेकर भाग रहा है चोर। राघव उस चोर का पीछा करता है और उसे बैग छीन लेता है, जिसे देख वो चोर राघव को धक्का देकर वहां से भाग जाता है और अब राघव वरुण को उसका बैग देता है। ये लीजिए आपका बैग। हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पता है इस बैग में मेरे इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स थे, अगर वो चोर ये बैग लेकर चला जाता तो मेरा लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाता। लेकिन अब आपका बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। हाँ, आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। आपने मेरी मदद की, इसके बदले मैं आपको इस कड़कड़ाती ठंड में कॉफी पिलाना चाहता हूँ। यहीं पास में एक रेस्टोरेंट है, हम चलकर वहां कॉफी पीते हैं। साहब, मैं गरीब हूँ, मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं आप जैसे बड़े आदमी के साथ बैठकर कॉफी पी सकूं। मेरा परिवार उस टंकी के घर में मेरा इंतजार कर रहा है, मुझे जाना होगा। क्या टंकी का घर? मैं कुछ समझा नहीं। वरुण के सवाल करने पर राघव उसे अपनी सारी कहानी बताता है, जिसे सुन वरुण को भी राघव के लिए काफी बुरा लगता है। देखिए, आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ। अब मैं उसे बदल तो नहीं सकता हूँ और ना ही हम उसमें कुछ कर सकते हैं, पर मैं आपकी एक मदद जरूर कर सकता हूँ। मैं डीलर हूँ, मेरे अपने भी कई सारे फ्लैट्स और घर हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको रहने के लिए अपना फ्लैट दे सकता हूँ और धीरे धीरे आप इंस्टॉलमेंट में उसके सारे पैसे भर दीजिएगा। और अगर आप चाहें तो मेरे साथ मेरे इस काम में मदद भी कर सकते हैं, इससे आप अपने परिवार का गुजारा भी चला लेंगे। सही कहा है किसी ने, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। क्या सोच कर निकला था और क्या हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, मैं आपका एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। अरे इसमें एहसान की क्या बात है, जिस तरह आपने मेरी मदद की ठीक उसी तरह मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ। वरुण राघव को अपनी गाड़ी में बिठाता है और अब वो पानी की टंकी के घर के पास जाते हैं। राघव अपने पूरे परिवार के साथ वरुण के फ्लैट पर जाता है और अब इस कड़कड़ाती ठंड में उस फ्लैट में आराम से रहते हैं। वहीं राघव वरुण के साथ काम भी करता है, तो अब धीरे धीरे उनके घर के हालात भी ठीक होने लगते हैं और जल्द ही वरुण राघव के घर पे पैसे भी चुका देता है।